सानिया 13 साल की एक जिज्ञासु लड़की जो कि 8 में पढ़ती है। वो शहर में रहती है और अपने चाचा जी के घर गांव घूमने गई है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 साल है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सानिया। मैं यहाँ अपने चाचा के घर आई हूँ अपने भाई कबीर के साथ। मेरे चाचा जी एक किसान हैं। क्या आप भी मेरे साथ इस सफर पर चलेंगे? ये क्या है? मैं जाकर देखती हूँ। अरे, इसमें तो अनाज है। इसमें इतना अनाज क्यों है चाचा जी? ये अनाज के भंडारण के लिए होते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये तो फसल उत्पादन का सबसे अंतिम चरण होता है। क्या तुम्हें याद है कि इससे पहले भी फसल उत्पादन में कौन कौन से चरण होते हैं? हाँ भैया, मैं जानती हूँ। अच्छा, चलो देखते हैं कि तुम्हें खेती के चरणों के बारे में याद है या नहीं। ये कुछ तस्वीरें हमने खेती करते समय खींची थी। क्या तुम इन तस्वीरों को पहचान सकते हो? सबसे पहले तो मिट्टी तैयार करनी होगी और सबसे अंत में भंडारण होगा, जो हम पहले ही देख चुके हैं। पर बीच में क्या क्या आएगा? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बताइए। चाचा जी, मैंने खेती के सभी चरणों के बारे में बस पढ़ा है। मैं वो सब कुछ देखना भी चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, चलो तुम्हें इस मौसम में धान यानी चावल की फसल के बारे में जानने को मिलेगा। चावल का मौसम? इसका क्या मतलब? चावल की फसल को पानी की अधिक आवश्यकता होती है ताकि खेत के पौधों का कीटों और अनावश्यक पौधों से बचाव हो सके। अब मैं समझी। अब बरसात का मौसम शुरू हो रहा है ना, इसलिए बारिश के पानी से चावल की फसल अच्छी हो जाएगी। सब फसल मौसम के हिसाब से होती है। ओह, ये तो खरीफ और रबी फसलों वाली बात है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। खरीफ फसलें बारिश के मौसम में उगती हैं, इसलिए धान एक खरीफ फसल है। क्या आप भी रबी और खरीफ फसलों के नाम जानते हैं? क्या आप इनमें से रबी और खरीफ की फसलों की पहचान कर सकते हैं? ये देखो, यहाँ सभी अपने खेतों की मिट्टी तैयार कर रही हैं। सबसे पहले मिट्टी का उलटना पलटना, ठोस मिट्टी को पोला बनाना फसल के लिए बहुत जरूरी है। घर पर भी मम्मी जी गमले की मिट्टी की खुदाई करके ही पौधा लगाती हैं, ताकि पानी और खाद अंदर तक जाए। सानिया, तुम खुद भी ये चेक कर सकती हो। ये 2 गमले, इसके एक में ठोस मिट्टी है और दूसरे में पोली मिट्टी। अब तुम कैसे पता लगाओगी कि किसमें पानी अंदर तक गया है? अरे हाँ, पोली मिट्टी में तो अधिक गहराई तक पानी गया है। देखो, इस लकड़ी को इस मिट्टी में डालकर देखने पर पता चला कि पोली मिट्टी में ज्यादा गहराई तक पानी गया। इस तरह गहराई तक पानी जाने से फसल अच्छी होगी। दोस्तों, क्या मिट्टी को पोला करने से उसे उलटने पलटने के और भी कुछ फायदे हो सकते हैं? सोचिए और बताइए।
देखो, यहाँ केचुए भी मिट्टी को एक तरीके से खोदकर पोला करने में मदद कर रहे हैं। तभी तो भैया हमारी विज्ञान की पुस्तक में भी यही कहा गया है, केचुए किसानों के मित्र हैं। चाचा जी, ये सभी लोग किस तरह के औजार का प्रयोग कर रहे हैं? ये हल, कुदाली और कल्टीवेटर की मदद से खेत जोत रहे हैं। लेकिन आजकल ट्रैक्टर, कल्टीवेटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या आप बता सकते हो कि इन औजारों में क्या अंतर है? और हाँ, चाचा जी ने ऐसा क्यों कहा कि आजकल कल्टीवेटर का इस्तेमाल अधिक होता है? चलिए पता लगाते हैं। क्या कारण हो सकता है कि कल्टीवेटर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? चलो पता करते हैं। देखो सानिया, ये कंघा और पेन है। इस कंघे के दांत इस कल्टीवेटर जैसे लगते हैं और इस पेन का नुकीला सिरा हल के जैसा है। अगर मैं दोनों में मिट्टी खोद कर देखूं, तो पता चल सकता है कि दोनों के काम में क्या अंतर है ना भैया? करके देखते हैं। अरे हाँ, देखो, इस कंघे से कम समय में ज्यादा मिट्टी खुद पा रही है। सानिया, तुम जानती हो ये उस कीप को लगाकर क्या कर रहे हैं? लगता है वो कीप का इस्तेमाल कर जमीन में बीज डाल रहे हैं। क्या ये बुआई का चरण है भैया? हाँ, बुआई है ये। क्या आप किसी ऐसी मशीन के नाम जानते हैं जिससे बुआई का काम भी जल्दी हो सके? अपनी पुस्तक में ढूंढ कर बताइए। सारांश, इस पाठ से हमने सीखा 1. खरीफ और रबी फसल की पहचान करना। 2. कृषि के चरण। 1. मिट्टी तैयार करना। 2. बीज बोना। 3. कृषि के पारंपरिक और आधुनिक औजार। सानिया 13 साल की एक जिज्ञासु लड़की जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है। वो शहर में रहती है और अपने चाचा जी के घर गांव घूमने गई है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 साल है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक के सफर में हमने सीखा फसलों के प्रकार, रबी, खरीफ, कृषि के चरण, मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, कृषि के पारंपरिक और आधुनिक औजारों के बारे में। दोस्तों, ये देखो, मैंने भी एक नन्हा पौधा उगाया है ना अच्छा? लेकिन ये चाचा जी के लगाए पौधे जैसा हरा भरा और बड़ा नहीं है। हाँ, ये तो है। मैंने तो मिट्टी को पोला भी किया था, उसमें पानी भी डाला था, फिर भी पता नहीं क्यों। तुम्हारे पौधे को खाद की जरूरत है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। भाई देखो, ऐसा है कि खाद बनाने के लिए हम इस गड्ढे में पशुओं का गोबर, सब्जी, फलों के छिलके और सूखी पत्तियां डालेंगे। मैं भी मदद करती हूँ। और क्या डालना है इसमें? केचुए, और वही तो इसे खाद बनाएंगे। ओह, अच्छा, तो यही होती है केचुए वाली खाद, जिसके बारे में मैंने अपनी कक्षा 6ठी में पढ़ा था। अरे, ये क्या है ये? केचुआ खाद, उपजाऊपन बढ़ाने में सहायक जैविक खाद। अच्छा, तो इसे जैविक खाद भी कहते हैं। ये भी तो एक तरह की खाद है, इस पर भी कुछ लिखा है, यूरिया, उर्वरक। मतलब ये रासायनिक खाद है, ये फैक्ट्री में केमिकल से बनाते हैं।
केमिकल तो सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि आजकल सब्जियों में केमिकल की मात्रा बढ़ रही है, जिससे कई खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? जैविक खाद का ही क्यों नहीं? तुम खुद पौधों में इन्हें डालकर पता क्यों नहीं लगाती कि इनमें क्या अंतर है? हम इन 3 गिलासों में बीज बोएंगे। गिलास 1 में खाद, गिलास 2 में उर्वरक, गिलास 3 में दोनों डालेंगे। अब 10-12 दिन बाद अंतर देखते हैं। 12 दिन बाद, ये देखो भैया, खाद और उर्वरक वाले में सबसे अच्छा पौधा उगा है और केवल खाद से कम उपज हुई है। अब मैं समझी कि किसान अपनी फसल बढ़ाने के लिए केमिकल वाली खाद का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन ये केमिकल कितने हानिकारक हैं, ये कोई नहीं सोचता। इसीलिए तो केचुआ खाद वाली खेती यानी जैविक खेती ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उर्वरक कुछ समय के लिए फसल का उत्पादन बढ़ा देता है, पर इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर जमीन बंजर हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रासायनिक उर्वरक मिट्टी को अम्लीय बनाता है, जिससे मिट्टी के जैविक पदार्थ और जीवाणु खराब होते हैं, जबकि जैविक खाद से उपजाऊपन बढ़ता है। सानिया, खाद देने के बाद कौन सा चरण होता है? वही जो सभी प्राणियों के लिए जरूरी है, पानी देना। देखो, यहाँ सभी पानी देने यानी सिंचाई के लिए ये तरीके अपनाते हैं। क्या आप अपनी विज्ञान पुस्तक में से देखकर इन तरीकों के नाम पहचानने में मेरी मदद करेंगे? बताइए, क्या नाम है इनके? सानिया, ये किसान मुंह नाक ढककर क्या छिड़क रहे हैं? जरूर कुछ हानिकारक ही होगा। भैया, मैंने पढ़ा है कि खेतों में कुछ बेकार पौधों और कीटों को खत्म करने के लिए केमिकल छिड़कते हैं। एक बार टीवी पर भी देखा था कि इस केमिकल से कैंसर जैसी कई खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं। ये केमिकल इन सब्जियों के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाता होगा। कीटनाशक के अधिक इस्तेमाल से न केवल साग सब्जियां केमिकल युक्त हो रही हैं, जबकि कीटनाशक का फसल पर छिड़काव करने वालों के लिए यह भी हानिकारक है। इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है खरपतवार केवल हाथों से उखाड़ देना ज्यादा बेहतर उपाय है, ताकि केमिकल का प्रभाव फसल पर ना पड़े। इस फसल के पकने के बाद इसकी कटाई आप कब करोगे? कटाई तुम अपनी दीपावली की छुट्टियों में आकर देख सकती हो। भैया, कटाई होने में अभी समय है, लेकिन हम कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार और मशीन तो देख ही सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये है दराती। इससे फसल को हाथ से काटते हैं। लेकिन इससे तो बहुत समय लगता होगा। मशीन से यह काम जल्दी हो सकता है। क्या आप इस मशीन का नाम बता सकते हैं? सानिया, अब हम कटाई के बाद वाले और अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। हाँ भैया, अंतिम चरण, जिससे हमने ये सफर शुरू किया था, यानी भंडारण। तो दोस्तों, मेरे इस सफर में हमने जाना फसल के लिए खाद और उर्वरक का महत्व और हानिकारक प्रभाव, सिंचाई के तरीके जैसे मोट यानी घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, खरपतवार से सुरक्षा के तरीके, इसके नुकसान, कटाई के औजार, दराती, हार्वेस्टर, अनाज के भंडार की आवश्यकता। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।